हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। तो जुड़ जाइए हमारे क्लास से और अपना जो है एग्जाम में नाम नंबर जो है नंबर के साथ साथ नाम जितना ऊंचा कर सकते हैं कर लीजिए, क्योंकि आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 7 का तृतीय क्रिया है। इसमें तृतीय क्रिया चैप्टर है, इसमें विशेषकर आपको सारे के सारे सेवा सेक्टर जो होता है तृतीय क्षेत्र उसके बारे में चर्चा की जाएगी और वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इसमें PYQ क्वेश्चन भी रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और वैसे क्वेश्चन भी रहेंगे जो आगे आने की संभावना है। तो यदि जो आप मन लगाकर इस क्लास को देख लेते हैं तो एक अपने में निश्चय रखिए, निश्चित हो जाइए कि आपका जो है क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर इस चैप्टर से एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, क्योंकि इसमें जो भी रहेगा VVI रहेगा, मतलब कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलिए देखिए आपके स्लाइड पे आपका पहला क्वेश्चन आया है जो कि पूछ रहा है कि चार जो है तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप का उल्लेख कीजिए, है ना। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप क्या होता है? ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इसके बारे में क्वेश्चन पूछा है तो हमको तो आंसर देना ही पड़ेगा। तृतीयक आर्थिक क्रियाकलाप वे क्रियाएं हैं, मतलब कि वो काम है जिनसे वस्तुओं का उत्पादन नहीं, वस्तु का मतलब कि इसमें जो है वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है तो क्या किया जाता है, तो इसमें सेवाओं की आपूर्ति की जाती है। ठीक है, जो तृतीय क्रियाकलाप होता है इसमें जो है वस्तु का उत्पादन नहीं किया जाता है। आप लोग को पता होगा, हम लोग प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी तीनों पढ़ते आए हैं। ये जो पढ़ रहे हैं टर्सरी है, मतलब तृतीय सेवा क्षेत्र है। प्राइमरी में पढ़े थे जो सीधा संबंध प्राकृतिक से थी, ठीक है, वो वस्तु का उत्पादन करता था। द्वितीय जो है उसको जो है विनिर्माण करता था। लेकिन तृतीय में है यह उत्पादन नहीं करता है बल्कि ये सेवा का काम करता है। ठीक है, सेवाओं की आपूर्ति करता है जहां जिस चीज की कमी है। ठीक है, जैसे जो हम वस्तु का उत्पादन किए उसके बाद जो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करने में, जहां सेवा पहुंचाने में जो कमी होती है उसको पूरा करता है। ठीक है, किसमें? तृतीय आर्थिक क्रियाकलाप में। इसके प्रमुख चार क्रियाकलाप पूछा था तो हम लोग लिख देंगे कि चार प्रमुख आर्थिक क्रियाकलाप निम्नलिखित है या फिर आर्थिक क्रियाएं निम्नलिखित है। ठीक है, पहला है परिवहन, ट्रांसपोर्ट। ये जो है यातायात या फिर माल व यात्रियों की ढुलाई करते हैं। जो हम लोग ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था कहीं पर भी लेते हैं तो क्यों, या तो एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए, यातायात के लिए, नहीं तो माल या फिर माल मतलब वस्तु या फिर यात्रियों की, पैसेंजर की ढुलाई करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। ठीक है, जैसे हमारे तरफ जो चीज हमारे बिहार में नहीं हो रहा या फिर हमारा देश में जिस चीज की उत्पादन नहीं है तो हम किसी और कंट्री से मंगाते हैं, तो ट्रांसपोर्ट के जरिए ही मंगाते हैं। ठीक है, तो ये जो है सेवा हम लोग को कर रहा था, इसलिए जो है सेवा क्षेत्र में आएगा। उसके बाद अगला है व्यापार, ट्रेड, है ना। व्यापार जो बड़े लेवल पर किया जाता है, एक विनिर्माण करके छोटे कुटीर उद्योग लगाए जाते हैं, तो वो इसमें नहीं आएंगे। इसमें आएंगे वे व्यापार जो बड़े पैमाने पे किए जाते हैं, थोक या खुदरा स्तर पर वस्तुओं का लेन देन करना, है ना। थोक मतलब बड़े बड़े बड़ी मात्रा में, जैसे हम लोग जाते हैं, मान लिया दुकान से कुछ लेने के लिए सपोज, तो कभी कभी हम लोग कोई भी दुकान से लीजिएगा तो थोक लीजिएगा तो आपको जो है वो दुकानदार जो है थोड़ा रेट नॉर्मल लगाएगा। खुदरा लीजिएगा तो थोड़ा हाई लेवल का रेट रहता है। तो थोक और खुदरा का मतलब होता है कि जब आप वस्तु की संख्या में अधिक लीजिएगा, जब अधिक वस्तुओं की संख्या को खरीदिएगा तब वो थोक कहलाएगा। लेकिन जब आप छोटा मोटा खरीदिएगा, जैसे मान लिया हम गए पेन लेने, तो एक पेन लिए या फिर एक पैकेट पेन लिए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, खुदरा हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे पूरा डब्बा भर के पेन ले लिए तो वो हमारा थोक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोक वस्तुओं का या खुदरा वस्तुओं का लेन देन करना व्यापार कहलाएगा। ठीक है, ओके। अगला है पर्यटन, टूरिज्म। यात्राओं या फिर होटलों या गाइड सेवाओं आदि से जुड़ी गतिविधियां। पर्यटन करते हैं लोग, यात्रा करते हैं, यहाँ से वहां जाते हैं। जब देखिए यातायात में और पर्यटन में अंतर होता है, समझिएगा। दोनों देखने में आप लोग को एक ही जैसा लगेगा कि एक जगह से दूसरे जगह आना या जाना। परिवहन यातायात होता है कि हम किसी काम से जाते हैं, लेकिन पर्यटन है जैसे कहीं घूमने गए, है ना, या फिर देश विदेश में एक दूसरे जगह गए कोई उपलब्धियों के लिए, तो उस प्रकार से वहां पर जो है ना वो यात्रा हो जाएगा, मतलब यात्रा। लेकिन यातायात जैसे हम रोज डेली जाते हैं, जैसे मार्केट चल गए तो यातायात में आ जाएगा। होटलों में या फिर गाइड सेवाओं में जहां हम रहते हैं, जहां गए
टूरिज्म के रूप में पर्यटन, वहाँ पर हमें जो गाइड सेवाएं दी जाती है, जैसे मान लीजिए कोई विदेशी, अभी गया में पितृपक्ष मेला लगा हुआ तो विदेशी लोग आते हैं, तो उसके लिए जो सेवा दी जाती है वही गाइड सेवा उन्हें मिलता है। वो रहते हैं अदर कंट्री के, तो उसके लिए जो है वहाँ उनको हर एक प्रकार की सेवा दी जाती है। उनको लैंग्वेज में जैसे ट्रांसलेट की जरूरत पड़ती है, जैसे वो दूसरा लैंग्वेज बोल रहे हैं, हमारे भारत में हिंदी बोला जाता है, तो उसके लिए उनको हर चीज उनको लिए जो है सुविधा जो है उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, तो यही सब आएगा पर्यटन में। अगला है कम्युनिकेशन यानी संचार। कम्युनिकेशन जो जैसे टेलीफोन से संबंधित हो गया, डाक सेवा हो गया, इंटरनेट हो गया, या समाचार का प्रसारण हो गया, तो ये सब कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यही आपसे जो है 4 गो पूछ रहा था, 4 प्रमुख तृतीयक आर्थिक क्षेत्र पूछ रहा था। तो याद रखिएगा, परिवहन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, फिर व्यापार हो गया, या फिर और पर्यटन हो गया। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए बाबू, क्या पूछा गया आप लोग से, ध्यान से समझिएगा। फुटकर व्यापार क्या, व्यापार सेवा से आप क्या समझ, फुटकर ये वर्ड आपको कुछ लग रहा है सुनने में, सुनिए पहले नंबर देखिए, फुटकर ना हम लोग एक अपने लैंग्वेज में सुने होंगे कि जब मार्केट जाते हैं या दुकान से कोई चीज लेते हैं, तो मान लिया अच्छा नहीं दिया, पैसा ले लिया और वस्तु अच्छा नहीं दिया, तो हम कहते हैं कि कैसा वस्तु लाया है भाई, ये तो लग रहा फुटपाथ पर से लिया हुआ। तो फुटकर मतलब होता है कि जैसे छोटे पैमाने पर जो दुकान लगाया हुआ है। ठीक है, जो मतलब कि जैसे चप्पल की दुकान में हम जाते हैं तो जहाँ बड़े होलसेल है वहाँ, और एक चप्पल का छोटा मोटा रोड के किनारे दुकान जहाँ 4-5 चप्पल लेकर बेच रहा है, तो उसको हम फुटकर बोलेंगे, उसको फुटपाथ बोला जाता है। ठीक है, तो ये पूछा है फुटकर व्यापार सेवा से आप क्या समझते हैं, चलिए जानते हैं। फुटकर व्यापार सेवा से तात्पर्य उन सेवाओं से है जिनके अंतर्गत व्यापारी सीधे उपभोक्ताओं को वस्तुओं, जो उपभोक्ताओं को वस्तुओं छोटे पैमाने पर उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, छोटे पैमाने पर नॉर्मल बिजनेसमैन होता है। ठीक है, ये बड़े हाई फाई आप चल जाइएगा फुटपाथ पर से चप्पल लेने और खोजिएगा एकदम बड़ा बड़ा एकदम हाई लेवल का रेंज का तो नहीं मिलेगा, तो यही छोटा चीज से रिलेटेड है। ठीक है, इनमें वस्तुओं की थोड़ी थोड़ी मात्रा बेची जाती है बाबू। वो जो दुकान रहते हैं, जो फुटकर वाले दुकानदार रहते हैं, जो फुटकर व्यापार करते हैं, वो वस्तु को छोटी मात्रा थोड़ी थोड़ी मात्रा में खरीद कर लाते हैं। ठीक है, मतलब कि एक ही बार में थोक मालू नहीं खरीदते हैं। उपभोक्ता अपने दैनिक जीवन आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं, मतलब कि वो कम लाते हैं ताकि वह जो है अपने वस्तु यानी अपने व्यापार को भी बनाए रखे और अपनी जो दैनिक क्रियाकलाप भी हो सही से पूरा कर पाए। तो ये था आपका फुटकर व्यापार से संबंधित बातें। तो फुटकर व्यापार से सीधे समझिएगा कि ये छोटे मोटे पैमाने पर व्यापारी रहते हैं, मतलब कि अपने बस ये दिनचर्या चलाने के लिए जो है व्यापार करते हैं, इनमें ये जो है थोक माल नहीं सेल करते। चलिए, उसकी विशेषताएं भी देखिए इसमें क्या दी गई है। उपभोक्ता व्यापारी का सीधा संबंध होता है, इसमें जो है खरीदने वाला जो बेचने वाला रहता है इसका सीधा कनेक्शन रहता है। वस्तुएं छोटी मात्रा में और अलग अलग पैकेज में बेची जाती है। ठीक है, दुकानों जैसे रेहड़ी हो गया, ठेले हो गया, मेलों हो गया, या फिर बाजार में व्यापार को देखा जाता है। आप लोग अभी हम बताएं कि जो दुकानदार दुकान में रेहड़ी ठेला उला देखे होंगे, ठेला में लगाकर आदमी कुछ भी बेच रहा है, तो ये सब जो होता है ना, ये सब फुटकर व्यापार के अंतर्गत आता है। ग्राहकों को सुविधा, सलाह, कभी कभी उधार सुविधा भी प्रदान की जाती है। इसमें फुटकर व्यापार क्या करते हैं, आप बड़े दुकान में जाइएगा तो उसमें सीधा लिखल रहेगा एक दाम, कोई चीज भी खरीदने जाइएगा तो वहाँ लिखा रहेगा एक दाम, वहाँ आप मोल मोल नहीं कीजिएगा। लेकिन जो फुटकर व्यापार रहता है ना, वो अगर कोई वस्तु का रेट अगर 150 बोला तो जान जाइएगा कि वस्तु का रेट 70 रुपया होगा, ओरिजिनल रेट इसका 70 रुपया होगा, है ना। क्यों? क्योंकि फुटकर व्यापार जानता है कि आया है हमरा ही तो कम जरूर करवाएगा, तो 150 से आप घसकते 100 रुपया लाइएगा। ठीक है, और 100 रुपया में फिर वो अगला बेच देगा, फिर भी उसको 30 रुपया का मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो फुटकर व्यापार में क्या होता है कि इसमें उधार भी देने पड़ते हैं और कभी कभी जो है रेट भी कम करना पड़ता है, समझे। चलिए, किराना दुकान जैसे उदाहरण के तौर पर ले लीजिए, किराना दुकान अगर आप चल गए लेने के लिए आलू, वो बोला 20 रुपए किलो, बोलिएगा ना हम 19 रुपए किलो दीजिएगा तो लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। अगला बिजनेस चलाना है, कहेगा ठीक है ले लीजिए, तो इसके लिए वो उपाय सोच लेता है कि हमको पहले 2 रुपए बढ़ा के बोलना है। ठीक है, कपड़े की दुकान में चल रही कपड़ा की दुकान में तो ऐसा हालत होता है कि तेगना रेट बोलता है। 500 का अगर शर्ट लेने गए 500 का,
तो वो सीधे बोलेगा पता है 2500 उसका रेट, ऐसा होता है। दुकान हो गया, या फिर दवा की दुकान में तो अक्सर बड़े हॉस्पिटल में आप नहीं कम करवाते हैं, लेकिन छोटे मोटे दुकान जो दार जो रहता है दवाई वाला वो कम करता है। सब्जी और फल वाला से बहुत जोरदार कम होता है। सब्जी और फल बेचने वाला रहता है, वहाँ ठेले के पास जाइएगा, वो बोलेगा, मान लिया जैसे सब्जी में कोई भी सब्जी ले लीजिए, गोभी भी ले लीजिए, तो गोभी बोलेगा वो 50 रुपये फूल देंगे, अब बोलेगा नहीं हम 40 रुपये देंगे, तो बेचारा वो पहले सोच लेता है कि ये आया है तो मेरे पास कम ही करवाएगा, तो इसके लिए वो पहले ही अपने हिसाब से वो रेट फिक्स कर लेता है। तो ये था फुटकर व्यापार जो रहता है व्यापारी, उसका विशेषता थी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वो कंप्लीट होता है। फुटकर व्यापार के बारे में जो संबंधित बातें थी वो हम लोग पूरा कर चुके हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया, चिकित्सा पर्यटन को परिभाषित करें। चिकित्सा पर्यटन होता क्या है? मेडिकल टूरिज्म। ठीक है, तो चिकित्सा पर्यटन से यानी मेडिकल टूरिज्म से हमारा यह अभिप्राय है कि जब कोई व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी उपचार, ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी उपचार कोई भी हो गया, जैसे सर्जरी हो गया, या फिर किसी का कुछ चेकअप करवाना है, ब्लड चेक कराना है, जो भी करवाना है, ठीक है, तो चेकअप संबंधी या फिर विशेष चिकित्सीय सुविधा प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने देश से बाहर किसी दूसरे देश की यात्रा करता है, तो इसे चिकित्सीय पर्यटन कहा जाता है। जैसे मान लिया जाए, भगवान न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन जब कोई वैसा बीमारी से ग्रसित हो जाता है जिसका इलाज हमारे देश में नहीं है, तो वो दूसरे देश जाता है, दूसरे देश जो है वो मतलब इलाज करवाने जाता है। तब उस स्थिति में स्वास्थ्य से संबंधित या तो चेक करवाने जाए, या फिर अपना इलाज करवाने जाए, या फिर किसी भी मतलब चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने के लिए अगर जाता है कोई दूसरा देश, तब उस स्थिति में वह जो क्या कहलाएगा, वो चिकित्सीय पर्यटन कहलाएगा। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछ रहा था, ये छोटा क्वेश्चन था, इसका आंसर छोटा है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया बाबू, ध्यान दीजिएगा। बाह्य स्रोतीकरण। बाह्य स्रोतीकरण क्या होता है? तो जब कोई कंपनी या संस्था अपने कार्यों या सेवाओं को स्वयं करने के बजाय उन्हें बाहरी एजेंसी या विशेषज्ञ कंपनियों से करवाती है। इतना समझ लीजिए कि बाह्य स्रोतीकरण कहने का मतलब ये बाबू अपने कोढ़िया होता है, दूसरा से काम लेता है। ठीक है, दूसरे से काम लेना, दूसरे से काम लेना, दूसरे से काम लेता है, ये खुद कोढ़िया क्वालिटी के हैं। इसमें क्या होता है कि कोई भी कंपनी रहता है वो अपने से नहीं, अपने से कार्य को नहीं करता है, बल्कि कोई दूसरे कंपनी या दूसरे संस्थान से वो काम को करवाता है। ठीक है, दूसरे कंपनी से अपने काम को करवाता है, तब वहां पर उसे क्या कहेंगे, बाह्य स्रोतीकरण कहेंगे। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, बाह्य स्रोतीकरण कहेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि 2 चतुर्थ क्रियाकलापों का उल्लेख कीजिए। चतुर्थ क्रियाकलाप के बारे में तो हम लोग 3 देखिए इसमें चतुर्थ क्रियाकलाप पूछा है, तृतीयक नहीं बल्कि चतुर्थ। जानते हैं चतुर्थ क्रियाकलाप जो है वे गतिविधियां हैं जो ज्ञान, सूचना, अनुसंधान आधारित सेवाओं से जुड़ी रहती है। तृतीयक सेवा से जुड़ी थी, लेकिन ये ज्ञान, सूचना, अनुसंधान आधारित जो सेवा होती है उससे जुड़ी रहती है। ठीक है, चलिए इसके प्रमुख चीजों को जानते हैं। इसकी जो है प्रमुख क्रियाकलाप क्या क्या है चतुर्थ का। तो पहला बाबू शिक्षा, एजुकेशन से संबंधित है, जैसे विद्यालय है, महाविद्यालय या फिर विश्वविद्यालय या प्रशिक्षण केंद्र, ये सब जो है बाबू चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आ जाएगा। क्योंकि ये सब जो है प्राइवेट भी रहता है, मतलब निजी भी रहता है, गवर्नमेंटेड भी रहता है, सरकारी भी रहता है। और सेवा क्षेत्र कहने का मतलब सेवा जो पहुंचाता है। ठीक है, चलिए, तो विद्यालय खुला हुआ है तो विद्यालय 2 प्रकार से रह सकता है, या तो वो गवर्नमेंट भी रह सकता है, सरकारी विद्यालय भी रह सकता है, और दूसरा प्राइवेट भी रहता है। ठीक है, महाविद्यालय हो गया या फिर विश्वविद्यालय हो गया, या प्रशिक्षण केंद्र मतलब ट्यूशन के नाम से जिसको जानते हैं, तो वो सब किसके अंतर्गत आएगा, तो चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ठीक है, दूसरा विशेषता इसका दूसरा क्रियाकलाप में आएगा अनुसंधान एवं विकास। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो वैज्ञानिक अनुसंधान या फिर नई तकनीक या फिर दवाइयों का विकास के लिए प्रयोगशालाएं, तो ये सब वैज्ञानिक अनुसंधान है। तो ये देखिए, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, एक का वो छाट देगा, बोलेगा बताइए कि प्रयोगशालाएं किसी भी दवाई का प्रयोग करने के लिए प्रयोगशालाएं जो बनाई रहती है, लेबोरेटरी, वो कौन से सेक्टर में आएंगे, दे देगा सेवा क्षेत्र, दे देगा
ऐसे प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ करके देगा तो आपको तो समझ ही में नहीं आएगा। आपको तो लगेगा ये सेवा से जुड़ा हुआ है, ये कृषि से जुड़ा हुआ है, किस चीज से, व्यापार से जुड़ा हुआ है, तो आप उस समय जो है गलत आंसर कर पाइएगा। तो अनुसंधान विकास के लिए जो भी चीजें रहती है, जैसे दवाइयों का विकास होना या प्रयोगशालाएं होना, तो ये सब जो है चतुर्थ क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। ओके, चलिए अब यहां से हमारा स्टार्ट होता है बाबू लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर होगा, यानी कि ये क्वेश्चन जो है अगर पूछ लिया तो आपको 5 या 7 नंबर के लिखने पड़ेंगे। ठीक है, 5 या 7 नंबर के लिखने पड़ेंगे। चलिए, पूछा है कि 4 पंचम क्रियाकलाप का उल्लेख कीजिए। जानते हैं भाई पंचम क्रियाकलाप क्या होते हैं? तो उच्च स्तर के निर्माण, उच्च स्तर हाई लेवल के निर्माण या फिर नीतियों निर्माण करने वाले पंचम क्रियाकलाप को निभाते हैं। जो उच्च लेवल का स्तर का निर्माण करते हैं, चाहे जो चीज का निर्माण करे, तो वो क्या कहलाएंगे? पंचम क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। पंचम क्रियाकलाप में वे सेवाएं हैं जो नवीन एवं वर्तमान विचारों की रचना, उनके पुनर्गठन और व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या व प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। क्या होती है? इसका मेन चीज रहता है, मेन फोकस रहता है, इसका सेंटर रहता है आंकड़ों की व्याख्या करना और आंकड़ों का प्रयोग करना। ठीक है, या फिर कोई नई प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना। ठीक है, चलिए, प्रायः स्वर्ण कॉलर कहे जाते हैं इसको। जो पंचम क्रियाकलाप रहता है, इसको देखिए इंपॉर्टेंट है बाबू, ये इंपॉर्टेंट है। इसको जो है स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले ये व्यवसाय तृतीयक सेक्टर का एक जो है उप विभाग है। जो स्वर्ण कॉलर से के नाम से जाना जाता है, कौन? पंचम क्रियाकलाप। ये तृतीयक सेक्टर का ही एक उप विभाग है, लेकिन ध्यान से मुझसे समझिएगा, ये तृतीयक सेक्टर नहीं है, उसी का उप विभाग है। ओके, चलिए, जो वरिष्ठ व्यवसायिक कार्यकारियों या फिर सरकारी अधिकारियों या अनुसंधान वैज्ञानिकों या वित्त विधि परामर्शदाताओं इत्यादि के विशेष उच्च वेतन वाली कुशलताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये बात समझो ना कि ये जो सेवा क्षेत्र था, तृतीयक में जो सेवा क्षेत्र आते हैं, उसका ही दादाजी है। सब काम यही देख करेगा। उसका सरकारी अधिकारी को वेतन देना है, अनुसंधान वैज्ञानिकों को देना है, या वित्त से संबंधित कोई चीजें हैं, या विधि परामर्शदाताओं के लेकर कोई विशेषता है, तो सारी चीजों का जो है कुशलता से प्रतिनिधित्व यही करता है। ठीक है, उन्नत व्यवस्थाओं की संरचना में उनका महत्व उनकी संख्या से कहीं अधिक है। ये बाबू ये सबसे लास्ट में 5वां है, लेकिन इसका जैसे जैसे कहा जाता है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसका लेवल हाई होता है, और इस समझो कि तृतीयक सेवा क्षेत्र के दादाजी है ना। चलिए, उसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर 2 ये पूछा है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक। अरे भैया, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। पर्यटन को प्रभावित, जैसे देखिए पर्यटन को प्रभावित करने वाले कारक, जैसे टूरिज्म को इफेक्ट पहुंचाता है, क्या हो सकता है? तो प्राकृतिक कारक भी बहुत चीज होता है। भाई पर्यटक क्यों आएंगे? जैसे मान लिया हमारे आज बोध गया में क्यों आ रहे, राजगीर में क्यों आते हैं? इसका रीजन है कि वहाँ की जो प्राकृतिक स्थितियां है, जो सौंदर्य वर्णन करने योग्य है, जो देखने योग्य है, लोग तभी तो आते हैं। नहीं तो हमारा गांव में, हमारे जो राज्य के गांव है, गांव में लोग क्यों नहीं जाते? आखिर वैसा ही जगह पर क्यों जाते हैं? ठीक है, तो उसका रीजन होता है। बोध गया चल जाते हैं, फिर इधर तपोवन हो गया, राजगीर हो गया, नालंदा हो गया, ये सब लोग क्यों जाते हैं? तो वहाँ की विशेषताएं, ऐतिहासिक चीजें ऐसी है जो देखने योग्य है। ठीक है, इसलिए लोग जाते हैं। तो वही चीज को बस वर्णन करना है। तो प्राकृतिक में है पहला प्राकृतिक सौंदर्य, तो पर्वत, समुद्र, झीलें, झरने, जंगल इत्यादि आकर्षक स्थलों के रूप में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। जैसे हम उदाहरण के तौर पर देखें तो नवादा जिला जो बगल में ही है, वहाँ ककोलत के नाम सुने होंगे। ककोलत की विशेषता क्या है? वहाँ एकदम सालों भर कभी भी चल जाइएगा तो वहाँ झरना बहती है जो एकदम ठंडे पानी की रहती है।
ठीक है। और पहाड़ों से पानी गिरते हैं, एकदम ठंडे पानी, वो गर्मी के दिन में भी पानी ठंडा ही रहता है, ठंडा के दिन में भी पानी ठंडा ही रहता है। तो ये सब जो प्राकृतिक सौंदर्य है, लोग उसी से तो आकर्षित होते हैं, और आकर्षित होने के बाद जो है वो घूमने आते हैं, और जो घूमने आते हैं वही तो टूरिज्म कहलाते हैं। चलिए, जलवायु सुखद व अनुकूल जलवायु वाले क्षेत्र जैसे शिमला, मसूरी, गोवा पर्यटकों के लिए लोकप्रिय गंतव्य। शिमला चले, ये जम्मू कश्मीर हो गया, ये सब क्या है, लोग क्यों जाते हैं? क्योंकि वहां का जलवायु जो है ठंड प्रदेश, लोगों को देखने योग्य मिलता है। कहीं कहीं पे बर्फ जमा हुआ है, ऐसे ऐसे देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा जलवायु जो है ना अट्रैक्ट करता है लोगों को, तो लोग जो है वहां पर घूमने जाते हैं। भौगोलिक स्थिति, ये देखिए प्राकृतिक कारक था। भौगोलिक स्थिति में आता है कि क्या, किसी भी स्थान में पहुंच और भौगोलिक विविधता पर्यटन को बढ़ावा देती। कुछ भौगोलिक चीजें, उसकी जो स्थिति रहती है ना, वो देखने योग्य रहती है, ठीक है, वो जो है पर्यटन को एक प्रकार से बढ़ावा देती है, ठीक है। तो ये था प्राकृतिक कारक। अब दूसरा है संस्कृति एवं और ऐतिहासिक कारक। कुछ चीजें जो ऐतिहासिक कारक में भी होते हैं, इतिहास से उनका कनेक्शन रहता है, लोग उससे भी प्रभावित होते हैं, ठीक है। तो सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक स्मारक हो गया, या मंदिर, या फिर मस्जिद, या किले, महल, सांस्कृतिक उत्सव हो गया, पर्यटकों को आकर्षित जो है करते हैं। जैसे ऐतिहासिक स्थल, नालंदा विश्वविद्यालय के नाम आप लोग सुनेंगे। हम अब बिहार के हैं तो बिहार का उदाहरण ज्यादा दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बनाया गया था कुमार गुप्त के शासनकाल में, ठीक है, उसका बनाने वाला कौन था? कुमार गुप्त था। ध्वंस करने वाला बख्तियार खिलजी। तो ये सब के बारे में आप लोग जानते होंगे। तो ये ऐतिहासिक स्थल, एक समय था जब कुमार गुप्त था और विश्वविद्यालय को निर्माण किया था। वहां विदेशों के छात्र पढ़ने आते थे। लोग आज भारत से विदेश जाते हैं। तो जब लोग ये बात को जानते हैं कि विदेश से भारत आते थे पढ़ने के लिए, तो लोगों को मन में एक उत्सुकता जगती है कि कैसा वो विश्वविद्यालय था। उसके कुछ कुछ अंश अभी भी है ना, अभी भी है उसका अंश। एक कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, सच है। हमारा इतिहास का वो सच्चाई का पन्ना है कि जब हमारे भारत में एक विश्वविद्यालय होता था एक समय में, और लोग विदेशों से यहाँ पढ़ने आते थे, ठीक है। चलिए, मस्जिद है, बड़े बड़े मंदिर बहुत सारे ऐसे मिलते हैं, किले मिलते हैं, जो कि हमारे इतिहास के बारे में बहुत कुछ अंश छोड़ गए। तो ये सब वजह से भी जो है बाबू जो पर्यटक होते हैं वो आकर्षित होते हैं। उदाहरण में जैसे ताजमहल को ले लीजिए, है ना, खजुराहो का मंदिर हो गया, जयपुर का आमेर किला हो गया। ताजमहल शाहजहां बनाया था मुमताज के लिए, लेकिन बेवकूफ था, मरने के बाद बनाया था, मुमताज देख भी नहीं पाई थी, ठीक है। चलिए, दूसरा स्थानीय परंपराओं और त्योहार, रंगारंग मेले त्योहार, जैसे कुंभ का मेला एकदम एकदम ताजा उदाहरण हाल फिलहाल में लगा है, कुछ ज्यादा मंथ 6-7 मंथ हुआ होगा ज्यादा से ज्यादा। कुंभ का मेला, बाप रे, कई लोग की जान चल गई, इतना भीड़ था। तो ये सब क्या है? परंपरा है। कुंभ में हिंदू लोग जो है एकदम टूट पड़े मेले देखने के लिए। क्या मिला क्या खोए, जो जिससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन कुंभ में हमको तो लगता है कि सभी लोग को अपना अपना पाप का जो है पता है कि हम कहाँ पाप किए, तभी तो कुंभ मेला में इतना भीड़ लगा था। हम नहीं गए थे क्योंकि हमको पता है कि हम कहीं पे गलत नहीं है, तो काहे अपना पाप धोए, ठीक है। तो कुंभ मेला में आप लोग का एकदम ताजा उदाहरण है। लोग जो है कुंभ मेला जाने के लिए, पता है, ट्रेन जगह नहीं मिलती थी। ट्रेन के लोग ऊपर, मतलब जिधर जगह मिलता था ना, एकदम उधर सीढ़ी पर तो सीढ़ी पर जने पर, बोगी के ऊपर तो ऊपरों में कोई कोई बैठ जाता था, ठीक है। पुष्कर मेला या फिर ओणम बाबू साउथ में मनाने जाने वाला फेस्टिवल है। विदेशी या देशी पर्यटकों को लुभाते हैं। हमारे भारत की संस्कृति ऐसी है जिससे हमारे देश वाले ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी इसे बहुत अच्छा मानते हैं और इसे अपनाते हैं, है ना। चलिए, उसके बाद है आय स्तर। सबसे बड़ा चीज आर्थिक कारक में यही मेन है, आय स्तर। बउआ, हमारा घूमे का मन तो बहुत करता है, लेकिन अगर हमारे पास पैसा नहीं रहेगा तो सारा हमारा जो शौक वो खत्म हो जाएगा। तो सबसे बड़ी चीज होती है आय स्तर। हमारे पास पैसा रहेगा तो मन चुलचुलाइत रहेगा, लगेगा कभी इन्हें जाए, इन्हें घूमे, उन्हें घूमे, है ना। तो आय स्तर रहना बहुत जरूरी होता है। तो लोगों का क्रय शक्ति, आय स्तर बढ़ाने पर्यटन में वृद्धि होती है। जैसी आय शक्ति बढ़ा, मतलब कि आपके पास इनकम बढ़ा, तो लोग पर्यटन के लिए ज्यादा मतलब उत्सुक होते हैं और लोग वहां जाते हैं फिर, ठीक है। चलिए, पर्यटन अवसंरचना, होटल हो गया, परिवहन हो गया, गाइड सेवाएं हो गई, जहां हमको ये सब चीजें मिलती है,
ठीक है, तो वही ना हम जाना बेहद पसंद करेंगे। अब बाबू जहाँ बढ़िया चीज घूमे वाला है लेकिन हमरा होटल नहीं मिलेगा रहेले तो सड़क पर रहेंगे जी, परिवहन जाने के लिए नहीं मिलेगा तो बैलगाड़ी से जाएंगे जी, गाइड सेवा नहीं मिलेगा तो हम वहाँ जाएंगे तो वैसे इधर उधर घूमेंगे, हमें कुछ फायदा ही नहीं होगा। तो ये सब स्तर की जो है उपलब्धता पर्यटन को प्रभावित करते हैं, मतलब ये सब चीजें होना जरूरी होता है। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा जो है दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन तीसरा में क्या पूछा है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था को विकास में सेवा क्षेत्र की क्या भूमिका होती है। जो आधुनिक अभी की अर्थव्यवस्था है उसका जो है विकास क्षेत्र में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या भूमिका होता है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि आधुनिक अभी का जो ले रहा है, वर्तमान का ले रहा है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम की जो अर्थव्यवस्था है उसका सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र में क्या भूमिका होता है। उत्तर के माध्यम से देखिएगा यहाँ पर क्या दिखा हुआ है कि सेवा क्षेत्र जिसको तीसरा क्षेत्र कहते हैं यानी कि टर्शरी सेक्रेटरी भी कहा जाता है। ठीक है, यह क्षेत्र किसी उत्पादन को सीधे नहीं बनाता, उत्पाद को यह नहीं बनाता, खुद से यह नहीं बनाता। सेवा क्षेत्र में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो है सेवा प्रदान करता है, ये वस्तु को यानी उत्पाद को खुद से उत्पादन नहीं करता है बल्कि सेवाएं प्रदान करता है। ठीक है, जैसे बैंकिंग हो गया, बैंकिंग पैसा बनाता जी नहीं बनाता है बल्कि हम लोग को सेवा देता है। शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यटन, ये सब जो है बाबू सेवा क्षेत्र का एक अच्छा खासा उदाहरण है। ठीक है, आधुनिक अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थव्यवस्था, आधुनिक अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा योगदान अभी है तो वो बाबू सेवा क्षेत्र का ही है। आधुनिक अर्थव्यवस्था में भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें सबसे ज्यादा योगदान सेवा क्षेत्र को ही है, मतलब सेवा क्षेत्र से ही ज्यादा इनकम होता है। ठीक है, क्योंकि यह न केवल रोजगार देता है बल्कि उत्पाद और उत्पादकता को भी बढ़ाता है, दोनों चीज को बढ़ाता है। सेवा देता है मतलब जिधर इसको सेवा करने का समय मिलता है, इसको चांस मिलता है, उधर ये बेचारा जो है अपना हाथ फैला देता है। तो यह रोजगार के साथ साथ जो है उत्पाद और उत्पादकता दोनों को बढ़ावा देता है। अन्य क्षेत्रों में जैसे कृषि है, उद्योग है, इसको जो है सहयोग और सुविधाएं प्रदान करता है। सेवा क्षेत्र में क्या करता है, कृषि को ये खुद नहीं करेगा, ठीक है, कृषि या उद्योग को ये खुद नहीं करेगा लेकिन उसके लिए सेवा देगा ताकि जो है लोग कृषि को जो है बेहतर से बेहतरीन ढंग से कर सके। पहले के लोग कृषि करते थे बाबू, धान रोपते थे तो हाथ से रोपते थे और हाथ से काटते थे। अब उसकी सारी सुविधा आ गई, हार्वेस्टर हो गया, ये वो हो गया, तो लोगों का जो है ये कृषि करने का तरीका बदल गया। तो वही चीज जो है तृतीयक सेक्टर जो है वो खुद से करता नहीं है लेकिन उसके लिए सेवा प्रदान करता है। सेवा क्षेत्र की प्रमुख भूमिका को जानते हैं कि क्या क्या है भाई। चलिए, अगला रोजगार का सृजन में योगदान। रोजगार में यह योगदान देता है, मतलब कि बनाने वाला, सृजन मतलब बनाने के। तो आधुनिक अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार सेवा क्षेत्र से ही मिल रहा है, मतलब सेवा क्षेत्र में ही अधिक रोजगार मिल रहे हैं लोगों को। कृषि में रोजगार को रोजगार नहीं कहेंगे, प्रथम सेक्टर में जो रोजगार कर रहे हैं समझिए वो सिर्फ अपने जीवन निर्वाह के लिए कर रहे हैं और कुछ नहीं। जैसे बैंकिंग हो गया, शिक्षा, स्वास्थ्य, होटल, उद्योग, आईटी क्षेत्र आदि में बड़ी संख्या में लोग कार्य कर रहे हैं। बैंकिंग सेवा को देख लीजिए, है ना, बैंकिंग में उसमें कर्मचारी का बहाली आता है तो वो जो है लोगों को क्या करते हैं, रोजगार देते हैं। स्वास्थ्य शिक्षा में जो है रोजगार मिल रही है लोगों को, स्वास्थ्य वाला क्षेत्र में भी रोजगार मिल रहा है, तो ये जो है लोगों को सेवा के साथ साथ रोजगार भी देता है। ठीक है, भारत में सेवा क्षेत्र जैसे जीडीपी का लगभग 55 से 60% योगदान करता है। जीडीपी में सबसे ज्यादा ग्रॉस डेवलपमेंट प्रोडक्ट। ठीक है, तो जीडीपी में जो है इसका जो है 55 से 60% योगदान होता है। सबसे अधिक शहरी रोजगार यहीं से होता है, शहरी रोजगार जो है यहीं से प्राप्त होता है। ओके, चलिए, अब दूसरा राष्ट्रीय आय में इसका क्या योगदान है बाबू। तो राष्ट्रीय योगदान आय में वृद्धि का सबसे बड़ा कारण यही है। ठीक है, सेवा क्षेत्र। तो सेवा क्षेत्र देश की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, ठीक है, जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देता है। जैसे डिजिटल सेवाएं हो गया, बैंकिंग हो गया, बीमा लोग करवा रहे हैं तो बीमा में भी जो है यह बहुत बड़ा इसका योगदान है। टेलीफोन सेवाएं जो है, दूरभाष हो गया, वैसे ही देश की जो है अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। तो ये सब में जितना योगदान दे रहा है सेवा क्षेत्र, धीरे धीरे जो है देश की अर्थव्यवस्था उतने ही मजबूत होते जा रही है। ठीक है, चलिए, तो हमारा जो है
आज का क्लास यहीं तक था। कैसा लगा आपको क्लास जरूर बताइएगा। और पढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है मन, तो मन लगाकर पढ़िएगा ताकि आपका एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, रिवीजन जरूर कीजिएगा, कुछ कीजिए या ना कीजिए, रिवीजन करना कभी मत भूलिएगा। ठीक है, मेरा बार बार आग्रह यही रहता है हर क्लास में कि आप लोग रिवीजन प्रतिदिन कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।